नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम शिक्षित आजमगढ़ पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे अर्लियर मिडिवल हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अरब आक्रमणकारियों से संबंधित रहेगा कि अरब आक्रमणकारी हमारे भारत में कैसे आए, किस लिए आए, कैसे आए, इनके इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। तो अर्लियर हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है लगभग 712 ईस्वी से लगभग 1200। जो हमारी अर्लियर हिस्ट्री है वो लगभग 712 ईस्वी से लगभग 1200 ईस्वी तक ये चलती है। ये लगभग 500 वर्षों में हमारे 3 आक्रमणकारी आए। पहले हैं मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा है मोहम्मद गजनवी। और तीसरा है मोहम्मद गौरी। ये तो महान था भाई। मोहम्मद बिन कासिम, जैसे कि एग्जाम में आप लोगों से पूछ देता है कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी ये मोहम्मद बिन कासिम था। और क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो ये वहां से मोहम्मद गजनवी थे। कौन था? मोहम्मद गजनवी, जो कि इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किए। तीसरा ये है कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से किसने लड़ा, तो ये है मोहम्मद गौरी। कौन? ये तराइन के युद्ध में किसने लड़ा। अब हम इन्हीं तीनों को देखते हुए चलेंगे एक एक करते, और इन एक एक करके देखते हुए चलेंगे मित्रों, और इनसे बनने वाले क्वेश्चन को भी देखते और उसको याद करते हुए चलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आया, ये क्यों आया, कहां से आया, इसके पीछे क्या इतिहास है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे का ये इतिहास है कि ये हमारा भारत है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये हमारा भारत है, और यहीं पे ये ईरान है। आज के दौर में ईरान के नाम से जानते हैं, जो कि उस समय हम इसको फारस के नाम से जानते थे। और यहीं एक छोटा सा हमारा एक देश है श्रीलंका। श्रीलंका, उस समय इसको शिलोंग के नाम से जानते थे। ईरान, उस समय ईरान का जो पद था वो खलीफा का था। किसका था? खलीफा का। जैसा हमारे भारत में राजा महाराजाओं का पद चलता है, उस तरीके से ईरान में उस समय खलीफा का पद था। वहां के खलीफा थे अल हजाज बिन यूसुफ। अल हजाज बिन यूसुफ, अल हजाज बिन यूसुफ। ये ईरान में उस समय कुछ नहीं होता था। आज ये अमीर है ना, उस समय ये बहुत गरीब हुआ करते थे। यहाँ पे कुछ हुआ नहीं करता था, ये सारी यहाँ की जमीनें बंजरे हुआ करती थी। ये क्या करते थे, यहीं से ये इंडस नदी, यहीं से जो रेड वाली लाइन है, इंडस नदी जो है यहीं से बहती थी, और ये यहीं से ये अपना सुल्तान दूर है, ये यहीं से लगभग इसी छोर से ये इस पूरे बेल्ट पे ये यात्रा करते थे, यात्रा भी करते थे, समझ लीजिए कि व्यापार भी करते थे। ये यहाँ से लगभग इनका व्यापार जो है मसाले वगैरह और यही सारी चीज़ों से व्यापार करते थे। उस समय करेंसी नहीं चलती थी। उस समय व्यापार इस तरीके से चलता था कि जैसे मेरे पास गेहूं है तो मुझे चावल की आवश्यकता है, तो हम बाजार में 2 किलो गेहूं लेके गए, तो किसी को गेहूं की आवश्यकता है तो बाजार में चावल लेके आया, तो उसको हम गेहूं दे दिए और उसका हमने चावल ले लिए। तो उस समय लेन देन की प्रथा चल रही थी, उस समय करेंसी नहीं चल रही थी। तो ये लोग यहाँ से घर से जाके यहाँ व्यापार करते थे। ज़्यादातर मसालों वसालों का ज़्यादातर ये लोग व्यापार यहाँ से लेन देन वगैरह यहाँ से लेने जाते थे, और फिर यहाँ से ये
इस बेल्ट पे यात्रा करने जाते थे। यहाँ से कुछ फारसी यहाँ पे भी यात्रा करते करते यहाँ पे कुछ रुके हुए थे श्रीलंका में, और अल हजाज बिन यूसुफ यहाँ पे पहले ही आक्रमण कर लिए होते हैं। ये वहां से यहाँ पे आक्रमण कर लिए होते हैं। तो अब ये छोटा सा देश है, कोई भी देश आप आक्रमण करके तुरंत ही उसको अपने अंडर में हासिल तो करेंगे नहीं, जरूर उसमें कुछ समय लगेगा। अच्छा, ये वहां से आक्रमण करते हैं और धीरे धीरे लगभग इतना वहां पे ज्यादा आक्रमण हो जाता है कि यहाँ से गए हुए कुछ फारसी जो होते हैं वो भी मारे जाते हैं। लगभग कुछ ज्यादा मात्रा में फारसी मारे जाते हैं। और ये अल हजाज बिन यूसुफ यहाँ के जितने भी सोने चांदी हीरे जेवरात सब होते हैं, ये 3 जहाजों में भरकर और वहां की विधवाओं को भी बंधक बना करके ये जहाजों से यहाँ पे भेज देता है, ये भेजता है जहाजों में तीनों। वहां उस समय श्रीलंका को मोतियों का देश कहा जाता था। अच्छा, ये श्रीलंका से ये हीरे मोती और वहां की विधवाओं को जो है ये बंधक बना के भेजते हैं। और यहीं पे लगभग समुद्र के किनारे कुछ समुद्री लुटेरे होते हैं। समुद्री लुटेरे पूरे तीनों जहाजों को लूट लेते हैं। अच्छा, लूट लेते हैं। ये बात जानकर अल हजाज बिन यूसुफ गुस्से से पागल हो जाता है, गुस्से से पागल हो जाता है। और उस समय ये अगर ये बेल्ट को अगर हम कर दें तो ये पूरे पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का। अगर इसको इतना ये काट दें तो ये अपना सिंध हो जाएगा। तो उस समय सिंध का जो राजा था, सिंध का उस समय जो सिंध का राजा था दाहिर शेन, इनका पूरा नाम था दाहिर शेन, राजा दाहिर शेन। आप लोग से ये भी मित्रों एक क्वेश्चन बनता है कि सिंध का पहला हिंदू शासक कौन था? तो सिंध का पहला हिंदू शासक दाहिर शेन थे। कौन थे? दाहिर शेन। ये क्वेश्चन बनता है। ये राजा दाहिर शेन के पास अल हजाज बिन यूसुफ नोटिस भिजवाता है, कहता है कि ये सारे आक्रमण आपके संरक्षण में ही हुए हैं, क्योंकि ये लुटेरे यहीं से लुटे हुए होते हैं, समुद्री लुटेरे। अल हजाज बिन यूसुफ राजा दाहिर शेन के यहाँ एक नोटिस भिजवाता है कि भाई ये सारे जितने भी लूटपाट हुए हैं हमारे, ये आपके संरक्षण में हुए हैं, इसका आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। अल हजाज बिन यूसुफ ये चीज राजा दाहिर को सुनाता है। राजा दाहिर सेन ये सुन करके साफ इनकार कर देता है और बोलता है कि हमने आपके कोई भी चीजें नहीं लूटे हैं, वो समुद्री लुटेरे लूटे हैं और उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। अल हजाज बिन यूसुफ तो पागल हुआ ही रहता है और ये सुनकर वो और गुस्से से लाल हो जाता है। और उस समय ये यहाँ की जो पद्धति थी, अगर बोले तो गोरिल्ला मार पद्धति थी। गोरिल्ला मार पद्धति मित्रों बोले तो जैसे कि बिना बताए युद्ध का ऐलान कर देना और बच्चों गरीबों को कत्ल कर देना, ये सब चीजें यहाँ पे चलती थी। और भारत में इस तरीके से चीज नहीं चलती थी। भारत में कोई भी चीजें चलती थी तो भारत में समझ लीजिए कि धर्म युद्ध होता था। आज भी आप महाभारत का उठा के देख लीजिए तो धर्म युद्ध होता है। महाभारत में जब भी युद्ध खत्म हो जाता था, शाम के समय बीत जाता था तो युद्ध का विराम कर देता था और रात में एक दूसरे से लोग हालचाल लेने भी जाते थे। तो इस तरीके से हमारे भारत की ये चीजें चलती थी। लेकिन यहाँ के लोग गोरिल्ला मार पद्धति की थे। ये चीज राजा दाहिर सिंह जाना कि भाई युद्ध करना होगा तो बताएगा ही, लेकिन ये कहाँ बताने वाला। इसने क्या किया, अपने ही कमांडर मोहम्मद बिन कासिम, अपने ही एक कमांडर इसका एक होता है, इसका एक कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को ये तैयार करता है। मोहम्मद बिन कासिम को ये तैयार करता है और ये महाराज क्या करते हैं, सरेआम रातों रात यहाँ पे अटैक कर देते हैं और इतनी बड़े मात्रा में अटैक करते हैं कि वहां के बीवी बच्चे औरतें गरीब बच्चे बता रहे इतने सरेआम कत्लेआम करता है। कत्लेआम करके और राजा दाहिर सेन के भी शव को काट करके अल हजाज बिन यूसुफ के पास भेज देता है और इतने सारे बेल्ट पूरे सिंध के बेल्ट पे आग लगा देता है। राजा दाहिर की 2 पुत्रियां थी। राजा दाहिर सेन की 2 पुत्रियां थी।
एक का नाम था सूर्यवती, एक का नाम होता है सोमवती। ये इन दोनों को भी बंधक बना लेता है और इनको अल हजाज बिन यूसुफ के पास सौंप देता है। अल हजाज बिन यूसुफ दाहिर सेन की पुत्रियों को देखकर इसके अंदर पिता की भावना जागृत होती है और ये दोनों दोनों पुत्रियों को अपनी पुत्री की तरह मानने लगता है। ये चीज देख कुछ समय बाद मोहम्मद बिन कासिम की नजरें भी इन दोनों पर पड़ जाती है। जब ये पता अल हजाज बिन यूसुफ को पता चलता है तो ये मोहम्मद बिन कासिम को जिंदा गड़वा देता है। जिंदा गड़वा देता है लगभग 712, वही 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी, 712 ईस्वी के लमसम की बात है ये। अब ये अल हजाज बिन यूसुफ मोहम्मद कासिम को जिंदा गड़वा देता है जब उसको ये बात पता चलती है। अब क्वेश्चन आपका ये बनता है मित्रों, क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि भारत का अब क्वेश्चन आपका ये बनता है कि भारत का पहला आक्रमणकारी वो है मोहम्मद बिन कासिम, भारत का पहला। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, तो वो भी मोहम्मद बिन कासिम ही हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर सिर्फ एक ही बार आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन जो कासिम था भारत पर एक ही बार आक्रमण किया था, एक बार आक्रमण किया था। कब किया था? 712 ईस्वी। ये तो मोहम्मद बिन कासिम की इतिहास हो गया। अब हम देखिए अब हम बात करते हैं मोहम्मद गजनवी की। मोहम्मद गजनवी की बात करते हैं। ये गजनवी कहाँ से आया, किस कारण आया, कैसे आया, क्यों आया, तो इसके पीछे भी एक इतिहास है, उसको भी जानते हुए चलते हैं। और कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं मित्रों, देखिए उसको हम छोड़ रहे हैं तो उसको भी करते चलते हैं कि जो सिंध पाकिस्तान, चलिए लिखे क्या कि लिख देते ही हैं मूव। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसीलिए हम लिख रहे हैं कि सिंध का पहला हिंदू शासक कौन था? तो सिंध का पहला हिंदू शासक राजा दाहिर सेन थे। ये तो हुई बात मोहम्मद बिन कासिम की, ये कैसे आया और इसका क्या था। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम ये अल हजाज बिन यूसुफ का दामाद भी होता है। ये जो मोहम्मद बिन कासिम होता है ये अल हजाज बिन यूसुफ का दामाद भी होता है और इसका जो है इसका कमांडर भी होता है। दूसरी बात करते हैं मित्रों हम मोहम्मद गजनवी की, कि ये कैसे आया। मोहम्मद हमारे राइटिंग पे और उस पे एरर्स पे मत जाइएगा, आप लोग चीजों को देखिएगा। मोहम्मद गजनवी मोहम्मद गजनवी ये गजनी अफगानिस्तान से आया हुआ होता है। उस समय गजनी का एक शासक होता है सुबुक्तगीन के दो बेटे होते हैं। गजनी का शासक उस समय था
उस समय ये आया हुआ होता है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से, ये अफगानिस्तान से आया हुआ होता है। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, ये वहीं का होता है। गजनी का उस समय शासक था सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन के दो बेटे थे। एक का नाम था महमूद गजनवी और एक का नाम था महमूद इस्माइल। जानते ही हैं कि मोहम्मद गजनवी जो होता है ये सुबुक्तगीन के बेटों में बड़ा होता है, तो आगे चल के तख्त यही संभालेगा, आगे चल के तख्त यही संभालता भी है। और ये क्या करते हैं, ये भी जो उस समय फारस की जो घटनाएं हुई होती हैं उसके शान शौकत से ये भी इम्प्रेस होता है। और ये भी गजनी जो है ये भी फारस पर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन फारस पर आक्रमण करना इतना आसान बात नहीं। ये भी सोचते हैं कि हम भारत वाले बेल्ट पे आक्रमण करें। उस समय भारत में बता रहे हैं मित्रों की इतनी अच्छी तादाद पे खेती होती थी कि उस समय छोड़िए आज भी हमारे यहाँ इतनी अच्छी तादाद पे खेतियां होती हैं कि हम खुद अनाज तो उगा लेते हैं, खुद खा लेते हैं, बल्कि विदेशों में भी हम बेचते हैं। तो ये है हमारी बात। और उस समय भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो मोहम्मद गजनवी ये भारत पर जो है ये यहाँ पे भारत पर अटैक करने, फारस पर अटैक करना सोचता है, लेकिन इनके कुछ मंत्रियां क्या करते हैं, इनके कुछ मंत्रियां कहते हैं फारस पर अटैक करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, अगर हमें अटैक करना है तो भारत पर कर लें, अगर हम थोड़ा सा भी अटैक कर लें भारत पर तो हमारा काम बन जाएगा। मोहम्मद गजनवी क्या करता है, ये भारत में आता है और लगभग 17 बार आक्रमण करता है, 17 बार आक्रमण करता है। लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन कहाँ से निकलते हैं वो हम आपको बताएंगे। जो 17 बार इस जो आक्रमण करता है, ये 17 बार आक्रमण में इसके जो मेन है उसको हम देखते हुए चलेंगे। इसके जो मेन, ये 17 बार आक्रमण करता है और उन 17 में इसका लगभग ये 1001 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच ये टोटल 17 बार आक्रमण करता है। इसका पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ है। जो इसके इसके जो मेन आक्रमण है, इसके जो मेन आक्रमण है उसको हम जान लेते हैं। इसके मेन 3 ये आक्रमण है इसके, ये 1018 में और ये 1025 में और 1027 में। इसके 3 ये मुख्य जो आक्रमण थे, ये तीनों मुख्य आक्रमण हैं। वैसे तो इसने 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन इसके जो मेन आक्रमण हैं वो है ये 3। तो पहला आक्रमण इसका हुआ था, कहाँ पे किया था इसने, मथुरा का, इसने मथुरा पर आक्रमण किया था। दूसरा इसका आक्रमण हुआ था सोमनाथ के टेम्पल पे। तीसरा इसका आक्रमण जाट कम्युनिटी से हुआ था, जाटों से, जाट कम्युनिटी से इसका हुआ था। 1018 में इसने मथुरा पर आक्रमण किया और 1025 में इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया। तो जाट कम्युनिटी से इसकी 2 बार युद्ध होती है। एक बार जब ये सोमनाथ के आक्रमण करके जाता हुआ होता तो उस समय भी इनकी जाटों से मुलाकात हुई होती थी। जाट इनको इतनी बुरी तरीके से हराए हुए होते हैं कि इनको ख्याल आता है और ये 2 साल बाद फिर आते हैं 1027 में और फिर इनको हार का ही सामना करना पड़ता है। तो आगे कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं कि जो मोहम्मद गजनवी है उसका पता हमें किस किताब से चलती है। तो मोहम्मद गजनवी का पता जो है, मोहम्मद
गजनवी, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी का पता किस किताब से चलती है? मोहम्मद गजनवी का पता किस किताब से चलती है? तो इसका पता चलता है किताब उल हिंद। किताब, अरे किताब उल हिंद सही सुन रहे ये वाला पॉइंट ले। किताब ये किस किताब से पढ़ती है? किताब उल हिंद। अच्छा, इसको लिखा किसने था? तो इसको लिखा था अल बरूनी ने। इसको लिखा था अल बरूनी ने। इसको लिखा था अल बरूनी ने। क्वेश्चन मित्रों एक और भी बनते हैं क्वेश्चन मोहम्मद गजनवी के टॉपिक से कि मोहम्मद गजनवी के समय, उस समय कितने इतिहासकार लेखककार थे? तो उसको भी जान लेते हैं। मोहम्मद गजनवी के समय 5 लेखककार इतिहासकार थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले थे अल बरूनी ही थे, अल बरूनी। दूसरे उत्वी, ये भाई उत्वी। तीसरे थे फिरदौसी, फिरदौसी। चौथा था फारूकी। पांचवा था सिस्तनी। आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये चारों पांचों में से किसी एक को दे सकता है कि मोहम्मद गजनवी के समय कौन इतिहासकार थे? दे दे अल बरूनी या उत्वी फिरदौसी। तो आप लोग इसको देख लीजिए और इसको मार देंगे, आराम से टिक लगा देंगे। तो ये था मोहम्मद गजनवी का कार्यकाल। मोहम्मद गजनवी लगभग 998 ईस्वी में ये बैठते हैं गद्दी पे। ये लमसम कहाँ से ये हुआ? मोहम्मद गजनवी जो है मोहम्मद गजनवी ये लगभग 998 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है। ये था मोहम्मद गजनवी का इतिहास। और एक किताब और है जो इम्पोर्टेंट है बहुत। ये मित्रों एक जो हम लोग यहाँ पे पढ़ें कि जो सिंध पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम किया था, तो सिंध के आक्रमण किस किताब से पता चलती है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जो सिंध पर आक्रमण किया गया था उसे किस किताब से पता चलती थी? उस किताब का नाम था चचनामा। उस किताब का नाम था चचनामा जो सिंध पर आक्रमण किया गया था। अच्छा, मैं लिख ही देता हूं। सिंध पर आक्रमण, सिंध पर आक्रमण किस किताब से पता चलती है? जो सिंध किस किताब से, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। ये हम लोग एक रिवीजन के तौर पर क्लास ले रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब मिट गया। सिंध पर जो आक्रमण हुआ था वो किस किताब से चलती है? तो वो उस किताब का नाम था चचनामा। चचनामा। अच्छा, ये चचनामा किसने लिखी थी? तो चचनामा किताब जिसने लिखी उसने अरबी में लिखी थी। अच्छा, वो पगला अपना नाम ही लिखना भूल गया था। चचनामा किताब जो अरबी में लिखी हुई थी वो अपना नाम ही लिखना भूल गया पगला। बाद में इसको फारसी में अली बकर कूफी ने किया। बाद में इस किताब का फारसी में अनुवाद, यहां से दिख रहा है कि नहीं मित्रों? हाँ दिख रहा होगा। ये तो इसको ऊपर कर लेते हैं। चचनामा का जो फारसी में बाद में अनुवाद हुआ उसने किसने किया? अली बकर
अली बकर कूफी ने किया। ये रहा मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी का इतिहास। ये रहा। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इसको सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे हम लिखते गए हैं उसको नोट भी कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा मोहम्मद बिन कासिम और दूसरा पढ़ा मोहम्मद गजनवी। अब तीसरी बात करते हैं मोहम्मद गौरी की, कि मोहम्मद गौरी कैसे भारत में एंट्री लिया। मोहम्मद 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 गौरी। मोहम्मद गौरी भारत पर लगभग पूरे 5 बार आक्रमण किया था। ये पूरे 5 बार आक्रमण किया। इसकी जो मुख्य आक्रमण है पांचों, उसको हम लोग नोट करते चलते हैं। तब पहला था आक्रमण 1175 में। दूसरा था 1175 रहेगा ना, ये बोल सही रहे हैं लेकिन लिख गलत रहे हैं। 1125। दूसरा था 1178 और तीसरा था इसका 1191। और चौथा था इसका 1192। पांचवा था इसका 1194। इसका जो पहला आक्रमण था वो मुल्तान पे था। मुल्तान, वहां का शासक कौन था? मूलराज, मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम। इसका दूसरा आक्रमण था माउंट आबू, माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, राजस्थान। इसका तीसरा इसका आक्रमण हुआ था 1191, तो सभी लोग जानते हैं, तराइन का युद्ध जो कि पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। दूसरा ये हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। चौथा हुआ था इनका चंदावर का युद्ध, पांचवा। 1 2 3 4, पांचवा हो गया ना, चंदावर का युद्ध। चंदावर, चंदावर का युद्ध। ये 5 आक्रमण इन महान ने किए थे, मोहम्मद गौरी ने। हम तो बहुत लोग इनको फरिश्ते कहते हैं, लेकिन ये जो तीनों भारत में आए थे हम तो इनको आक्रमणकारी कहेंगे, क्योंकि एसएससी इनको आक्रमणकारी ही मानती है, फरिश्ता नहीं मानती है। तो इनको हम आक्रमणकारी मान के ही पढ़ेंगे इनको। तो ये राजस्थान पे मूलराज प्रथम से था। सेकेंड था इनका राजस्थान पे राजा भीमदेव, भीमदेव द्वितीय से। तीसरा पृथ्वीराज चौहान से था, वो पृथ्वीराज, ये भी इनका 92 भी, ये भी पृथ्वीराज चौहान से था।
पांचवा चंदावर का युद्ध, ये राजा जयचंद से हुआ था, जयचंद से हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं राजा जयचंद ये पृथ्वीराज चौहान के ससुर भी होते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान के दामाद होते हैं राजा जयचंद के। अब बात करते हैं कि कौन कौन से युद्ध इसने जीता, कौन कौन सा युद्ध इसने हारा। तो पहला युद्ध जो था 1175 में इसका मुल्तान में मूलराज प्रथम से ये इसको जीत गया था, ने जीता। दूसरा भीमदेव से हुआ, इसको ये हारा। तीसरा तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, इसमें भी ये हारा। और चौथा पृथ्वीराज चौहान से दूसरा इसका युद्ध हुआ था, इसको ये जीत गया। फिर पांचवा 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, इसको भी ये जीत गया। अच्छा, बात एक और आती है कि ये तो मोहम्मद गौरी के ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, हम इसको करते हुए चल रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद गौरी जो अफगानिस्तान के गजनी से आया हुआ था, अरे गजनी से नहीं आया था, ये भी अफगानिस्तान के ही तरफ से आया था। इसके साथ दो लोग भारत आए। एक थे बख्तियार, पूरा नाम लिख देते हैं इनका पूरा नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनका पूरा नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और दूसरे थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये दिल्ली आके रुके थे और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ये राजस्थान में आके रुके थे। तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, इसी के याद में बनवाया गया था कुतुब मीनार। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के ही याद में राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली आके रुके थे और ये वहां से राजस्थान में आके रुके थे। तो इनकी याद में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया, इनकी याद में कुतुब मीनार बनाया गया था। बाद में इसके आगे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का पता चलता है, जो कि मोहम्मद गौरी का ही गुलाम होता है। दरअसल मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक होता है उसको खरीदा होता है और इसके साथ कई युद्धों में वो इसका विश्वासी बन जाता है। तो आगे चल के लगभग 1200 ईस्वी के लमसम आगे चल के कुतुबुद्दीन ऐबक ही शासन करता है, जो कि हम लोग उसको जानते हैं कि गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद हम लोग गुलाम वंश ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग गुलाम वंश पढ़ेंगे। ये जो अरब आक्रमणकारी हमारे भारत में आए, किस कारण आए, उनसे कुछ इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन रहे थे, जितने भी हमारे दिमाग में उससे संबंधित चीजें थे, उसको हमने आपको सामने खोल दिया। तो मित्रों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये चीज़ों को जानकर कैसा लगा, और इसका कुछ इतिहास मैंने बताने की कोशिश की, आप लोग को कैसा लगा, जैसा भी लगा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, उसको पढ़ेंगे हम
और उससे बनने वाले क्वेश्चन क्या क्या है उसको देखेंगे, और आप लोग अपना जरूर फीडबैक दीजिएगा। तो ये अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, ये किस कैसे कैसे आए, किस हिसाब से आए, एक हम जियोग्राफिकल से हम लोग देखते हुए चलें और इसको हम लोग क्लियर किए। तो आप लोग अपना जरूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को क्लास। जो भी कुछ कमियां रहेंगी उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे हम लोग इस चीज को क्लियर करेंगे गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है 1200 से के लमसम ईस्वी से, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। और गुलाम वंश की स्थापना कैसे होती है, उसमें कितने राजाएं हैं, कैसे कैसे, उससे भी क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत से भी हमारे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो उसको पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में क्या आप लोग को मिला सीखने को, क्या जानने को मिला, किस किस टॉपिक पे क्या क्या आप लोग को प्रश्न को क्लियर हुआ, उसको बताइएगा आप लोग और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आगे का क्लास हम दिल्ली सल्तनत पे लेंगे, उसको भी आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा लगा है। थैंक यू।